नमस्कार दोस्तों, मैं चिराग भट्ट बड़ौदा गुजरात से। दोस्तों, बिटवीन द लाइंस के इस नए एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं ऐसे पॉइंट के ऊपर बात करूंगा, एक ऐसी डिटेलिंग आप तक पहुंचाऊंगा जो ज्यादातर सुनने वाले मिस कर जाते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि बहुत से कंपोजर, सिंगर्स और बहुत से कलाकार भी जो हैं वो भी ज्यादातर ऐसी डिटेलिंग्स को नोटिस नहीं करते, उसको मिस कर जाते हैं। तो दोस्तों, यह है कि कोई वर्ड कंपोजिशन में आता है, किसी गाने में आता है, तो उसका जो मीनिंग है उसको जस्टिफाई किया जाना, उसको जस्टिफिकेशन मिलता है या तो कंपोजर अपने कंपोजिशन के जरिए, सुरों के जो चढ़ाव उतार है, डिजाइनिंग है, उसके जरिए उस वर्ड के मीनिंग को पहुंचाता है, या तो सिंगर है वो उस तरह से उस गीत का, उस वर्ड का रेंडरिंग करते हैं गाने में, उस तरह से उसको बोलते हैं, गाते हैं कि उसके मीनिंग को जस्टिफाई किया जा सके। तो सुनने में ये पॉइंट थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, मगर मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ इस पॉइंट को आप तक पहुंचाऊंगा। दोस्तों, ये कंपोजिशन है, हम सब ने अनगिनत बार सुना है और सिंगर उसमें कहते भी है कि ये जो वर्ड है उसको मैं अलग अलग तरीके से गाकर आपको दिखाता हूं। तो आपके ध्यान में ये पॉइंट डेफिनेटली है, क्योंकि सिंगर ने गाने से पहले ये बात कही है। तो ये सुनिए कि ये गाना कौन सा है, ये कंपोजिशन कौन सा है। दिल में एक लहर सी उठी है अभी। अब हम सब जानते हैं कि गुलाम अली साहब ने अलग अलग वेरिएशंस के जरिए जो लहर अलग अलग प्रकार की होती है वो कंपोजिशन में दिखाया है। वो इस तरह से है, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर से उठी है अभी, दिल में एक लहर से उठी है अभी। तो ये अलग अलग वेरिएशंस के जरिए उन्होंने लहर को दिखाया और ये उन्होंने गजल में कहा भी है। तो हमको पता है कि भाई ये लहर का जो इंटरप्रिटेशन है, जस्टिफिकेशन है, वो गाने के जरिए पहुंचाया गया। मगर कई गाने और कई गानों में इस्तेमाल किया हुआ वो वर्ड, वो वेरिएशन, वो कंपोजिशन का जो फ्लो है वो हमने कई बार सुना है, मगर उस पर गौर नहीं किया। तो ऐसा एक कंपोजिशन है, संगीतकार जयदेव का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत है, मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया है। अब ये जो गीत है, ये जो कंपोजिशन है, उसके पूरे मीनिंग को कंपोजिशन में किस तरह से इस्तेमाल किया गया, उसको डिजाइन किया गया। फिल्म हम दोनों का ये गीत है, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। अनगिनत बार हम लोगों ने इस गीत को सुना है, मगर वो कंपोजिशन को अब गौर से आप ऑब्जर्व कीजिए तो जैसे कोई सिगरेट का धुआं छोड़ता है, उसका छल्ला बनता है और हवा के साथ साथ धीरे धीरे वो घूमते घूमते वो वातावरण में विलीन हो जाता है। तो पूरा कंपोजिशन का फ्लो जो है वो भी ऐसा स्मूथली वो सर्कुलर मोशन होते 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 आगे बढ़ता है। जैसे हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। अब कई जगह पर रफ़ी साहब इस पर्टिकुलर लाइन को उस तरीके से छोड़ते हैं अंतरा के म्यूजिक के लिए और अंतरा के लिए, और बाद में म्यूजिक वहीं से उसको कंटिन्यू करता है। तो सिंगर यानी कि सिंगिंग पोर्शन और म्यूजिक वो दोनों मर्ज होकर एक सर्कुलर मोशन बनता है और धीरे धीरे ये कंपोजिशन आगे बढ़ता है। जैसे हर फिक्र को धुएं में उड़ा, तो ये मोशन आप देखिए सिंगिंग और म्यूजिक के साथ साथ,
और ये जो अंतरा है उसमें पर्टिकुलर वर्ड को रफी साहब ने कितना बखूबी उसको प्रेजेंट किया है। जैसे बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था। अब सोग मनाना फिजूल था, वो फिजूल वर्ड आप सुनिए कि कैसे गाया है। और उसके बाद बर्बादियों का सोग छोड़कर उसका जश्न मनाता चला गया। तो जश्न वर्ड को भी आप ध्यान से सुनिए कि उसको भी रफी साहब ने छोटे से एक वेरिएशन के जरिए कितना बढ़िया उसका मीनिंग लोगों तक पहुंचाया। बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। अब ये बर्बादियों का जश्न, तो जश्न वर्ड को भी आप सुनिए और फिजूल वर्ड को सुनिए तो आपको पता चलेगा कि ये सिंगर किस तरह से रेंडरिंग के जरिए कमाल करते हैं। बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। हर फिक्र को धुएं में उड़ा, इसी तरह से लता जी ने भी कई गानों में कुछ पर्टिकुलर वर्ड को और उसको जस्टिफाई करने के लिए इतना बेहतरीन उसका रेंडरिंग किया है, उसको गाया है। शायद ये बात आप लोगों ने नोटिस नहीं की होगी या कुछ लोगों ने की होगी, बहुत से लोगों ने नहीं भी की होगी। तो इस गाने को अब आप गौर से सुनिए। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है। अब इस गाने में लता जी का जो अंतरा है उसमें ऐसा उसका अंतरे का मीनिंग है कि आज आप मेरी तारीफ कर रहे हो और कोई वजह मुझे नजर नहीं आ रही, तो क्या ये कोई शरारत या कोई बदमाशी तो नहीं। तो ये जो मीनिंग है वो लता जी ने किस तरह से गाने के जरिए उसको डेपिक्ट किया, उसको जस्टिफाई किया। आपकी बातों में फिर कोई शरारत तो नहीं। अब ये वर्ड देखें, शरारत तो नहीं, बेवजह तारीफ करना आपकी आदत तो नहीं, आपकी बदमाशियों के ये नए अंदाज है। अब ये जो बदमाशी वर्ड है उसको जस्टिफाई करने के लिए उससे पहले जो हंसी का इस्तेमाल किया गया। अब आप देखिए कि अगले जो अंतरे हैं उसमें फिलर चलता है, कोई ऐसा वेरिएशन गाने में नहीं है। तो अगर हंसी ना होती तो क्या वो गाना का कंपोजिशन जो है वो डिस्टर्ब करता? नहीं करता, उसका फ्लो ऐसे ही मेंटेन रहता और ये कंपोजिशन ऐसे ही मेलोडियस लगता। मगर ये जो एडिशन किया गया हंसी का, अब इस हंसी में जो बात है कि जो शरारत और उसके बाद जो बदमाशी वर्ड आता है उसको बताने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए उसके आगे फिलर में ये जो हंसी है जो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ही खत्म होनी चाहिए
और उसका फ्लो ऐसे आना चाहिए कि वो आर्टिफिशियल या फेक न लगे, वो गाने में एकदम से ऐसे मर्ज हो जाए और उसके बाद वो बदमाशी वाला वर्ड जो है वो आएगा। तो ये सुनने में बहुत ही आसान लगता है, मगर जब उसको गाते हैं अच्छी तरह से तब ये बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये पूरा अंतरा आप सुनिए और इस मीनिंग के साथ, इस जस्टिफिकेशन के साथ इसका मजा लीजिए। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से। तो दोस्तों, जो डिटेल्स मैंने बताई उसको ध्यान में रखते हुए, वो पूरे अंतरे का जस्टिफिकेशन ध्यान में रखते हुए आपने इस गीत को एंजॉय किया होगा। एक और भी बात इस गीत में है जो आप लोगों ने अभी तक नोटिस नहीं की होगी। जैसे कि जब ड्यूएट गाना होता है तो मेल फीमेल, मेल मेल या फीमेल फीमेल का वर्जन होता है, और ड्यूएट गाने में मेल और फीमेल का जो वर्जन है, जो वर्ड्स हैं, लाइंस हैं, वो अलग अलग भी होते हैं, और सेम जो लाइंस है वो पहले मेल गाता है, बाद में फीमेल रिपीट करते हैं, या फीमेल गाते हैं और मेल रिपीट करता है। तो पर्टिकुलर वर्ड जो होते हैं वो ये सिंगर्स अपनी जो पिक्युलरिटी है, अपनी विशेषता है, उसके हिसाब से गाते हैं। मगर जो मेलोडी है और गीत अगर अच्छा होता है तो हम लोग इस बात को नोटिस नहीं करते हैं। बहुत ही माइन्यूट ये बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि इसी गीत में आप देखेंगे कि किशोर दा ने जो गाया है, आपकी आंखों में कुछ, तो जो वर्ड है उसको पूरा एम्फेसाइज किया है, उस पर पूरा वजन किशोर दा ने दिया है, कुछ। और लता जी ने कैसे गाया है, आपकी आंखों में कुछ कुछ, वो छ जो है उसको उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया है। मगर इतने अच्छे सिंगर्स की जो पहचान है कि ये दोनों अलग नहीं लगते और नोटिस भी नहीं करते लोग, या तो वो खराब भी नहीं लगते कि दोनों ने अलग अलग गाया है, तो इस सिंगर का गाया हुआ ये पोर्शन अच्छा लग रहा है और उस सिंगर का ये वर्ड खराब लगता है, ऐसा नहीं लगेगा। तो ध्यान से इस वेरिएशन को भी आप देखिए कि जो कुछ एक ही वर्ड है वो दोनों ने अपने अपने अंदाज में कैसे गाया है। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, तो इसी तरह से किशोरदा और लता जी के गाए कुछ एक दो गीत हैं, उसमें दोनों ने कुछ पर्टिकुलर वर्ड को अपने अपने अंदाज में गाया है, अलग अलग वजन दिया है, उसका जो स्ट्रेस है, उसका जो पिचिंग है, वो दोनों का अलग अलग है। मगर सुनने में एक भी जो वेरिएशन है, एक भी जो उसका रेंडरिंग है वो खराब नहीं लगता। जैसे कि ये गीत है, अरे जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। तो इकरार जो शब्द है वो किशोरदा ने पूरा वजन देकर गाया है, और सोचते ही, तो सोचते पूरे वर्ड को उन्होंने वजन दिया है, जबकि लता जी ने उसे अलग तरीके से इन दोनों वर्ड को गाया है। तो किशोरदा का जो वर्ड है, जो रेंडरिंग है, वो कैसे है,
अरे जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, इकरार, पूरे वर्ड को वजन दिया है। और लता जी ने कैसे गाया है, इकरार हो गया, इकरार, उसको इकरार छोड़ दिया है। और सोचते जो वर्ड है वो किशोरदा ने पूरा एम्फेसाइज किया है, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। और लता जी ने कैसे गाया, हम सोचते ही रह गए, सोचते ही रहे। तो जो च है वो सोचते और सोचते, वो दोनों जो किशोरदा और लता जी का जो गाया हुआ वर्जन है वो आप सुनिए, दोनों अलग है। अरे जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। हो जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। इसी तरह से एक और गीत है जो किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया है, उसमें भी पर्टिकुलर वर्ड पर दोनों का वजन, दोनों का गाने का तरीका अलग अलग है, मगर दोनों वर्जन जो है वो हमको सुनने में अच्छे लगते हैं, कोई कानों को खटकता नहीं है। तो ये गीत है, कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम इस पे तेरा। तो कागज जो वर्ड है वो किशोरदा ने कैसे गाया, उन्होंने पूरा एम्फेसाइज किया, उस पर पूरा वजन दिया। कोरा कागज था ये, और लता जी ने कैसे गाया, कोरा कागज था ये, तो कागज और कागज था, कागज दोनों ने अलग अलग तरीके से गाया है। और आप इस गीत को भी सुनिए, इन लाइंस को भी सुनिए और इसका भी मजा लीजिए। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। दोस्तों, मेरी कोई हैसियत नहीं है, कोई कैपेबिलिटी नहीं है कि लता जी जैसी कलाकार, ऐसी हस्ती के बारे में, उनके गाए गीतों के बारे में मैं कोई कमेंट करूं या कोई डिटेलिंग आप तक पहुंचाऊं। मगर संगीत के एक स्टूडेंट होने के नाते मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं हमेशा अपने विजन को एक्सपांड करूं, मैं एनरिच करूं अपने नॉलेज को, अपनी समझ को। तो मैं कुछ गाने ऐसे डिटेलिंग के साथ ऑब्जर्व करता रहता हूं और ये पॉइंट्स लोगों तक पहुंचाता हूं। तो एक गीत जो है उसमें एक वर्ड को लता जी ने जितना बेहतरीन गाया है, मुझे नहीं लगता कि कोई और सिंगर इस वर्ड को इतना जस्टिफाई कर सकता है। ये गीत है फिल्म सिलसिला का। ये कहाँ गए हम यूं ही साथ साथ चलते। अब ये गाना भी हम लोगों ने अनगिनत बार सुना है, उसको गाया भी है, मगर आप देखिए कि आपने कभी एक अंतरे में जो वर्ड लता जी ने गाया है उसको कभी गौर से सुना है, और उस वर्ड को कितना बेहतरीन, कितना बढ़िया मीनिंग उसको जस्टिफाई किया है लता जी ने। जैसे कि ये जो अंतरा है, मेरी सांस सांस महके जैसे भीना भीना चंदन, तेरा प्यार चांदनी है
मेरा दिल है जैसे आंगन, हुई और भी मुलायम मेरी शाम ढलते ढलते, हुई और भी मुलायम मेरी शाम ढलते ढलते। तो ये मुलायम वर्ड जो 2 बार उन्होंने वेरिएशन के साथ जो गाया, पहले मुलायम और दूसरी बार मुलायम, तो ये जो 2 वेरिएशन है वो मुलायम वर्ड को कितना बेहतरीन उसका रेंडरिंग लता जी ने गाया है। आप इसको भी एंजॉय कीजिए और इस वेरिएशन का भी मजा लीजिए। मेरी सांस सांस महके, कोई भीना चंदन, तेरा प्यार चांदनी है, मेरा दिल है जैसे आंगन, हुई और भी मुलायम मेरी शाम ढलते ढलते, हुई और भी मुलायम मेरी शाम ढलते ढलते। ये कहा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। जो डिटेलिंग्स, जो बारीकियां मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, उसको आपने एंजॉय किया होगा। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा है दोस्तों, तो जितने भी म्यूजिक लवर्स, आर्ट लवर्स को आप जानते हैं, उन सभी तक इस वीडियो को पहुंचाइए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगले एपिसोड में नए सब्जेक्ट के साथ, नई डिटेलिंग्स के साथ, बिटवीन द लाइन्स में आपसे मुलाकात होगी। तब तक चिराग भट्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।